सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुमाइला अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो एक सियासी मंजरनामा है आज एक बार फिर तेज़ी से करवट बदल रहा है। ख़ास तौर पर 27वीं तरमीम की गूंज अभी मध्यम नहीं पड़ी थी कि हमने देखा कि अब वफाकी दारुल हुकूमत में मुमकिना 28वीं तरमीम की सरगोशियाँ तेज़ हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 28वीं आइनी तरमीम वाकई है, फिर उसमें नए सूबों की बहस है, ताकत की असर नो तकसीम है और वसाइल की नई बंदर बांट है। आखिर ये धुआं उठ कहाँ से रहा है? सियासी महाज की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पूरी शिद्दत के साथ गर्मा गर्मी से जारी है। मुस्लिम लीग नून के हलकों से 28वीं तरमीम के इशारे मिल रहे हैं, जबकि MQM पाकिस्तान वाज़े तौर पर हमें नए सूबों के क़याम, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और NFC में तरमीम के हक में खड़ी हुई नजर आ रही है। बल्कि MQM ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी ना मानी तो रास्ते और भी मौजूद हैं। तो अब सबके सहनों में ये सवाल पैदा यकीनन हो रहा है कि MQM आखिर किस दूसरे रास्ते की तरफ इशारा कर रही है। और दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि MQM अपनी मुर्दा सियासत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इस तरह के बयानात दे रही है। फिर अगर हम दोनों जमातों को देखें तो आमने सामने हैं और सिंध की सियासत अब किस समत में जा रही है ये भी एक बड़ा अहम मामला है। फिर उधर सियासी गर्मा गर्मी के साथ कल ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बलियों के 7 हल्कों में कल पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में विफाक ने 4 दिसंबर को 11वां NFC कमीशन का इजलास भी तलब कर लिया है। यानी जो वसाइल की जंग है वो भी साथ ही साथ गर्मा गर्म है। इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के, नए सूबों के क़याम के हवाले से, ये एक सियासी बयानात हैं या फिर ये वक्त की ज़रूरत है। और जो 28वीं तरमीम है इस्लाह है या फिर इसे सियासी इंजीनियरिंग करार दिया जा सकता है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। और इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा MQM से डॉक्टर अरशद वोहरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वोहरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी पर हम बात करेंगे, सीनियर तजियाकार हम्माद हसन साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। कादिर साहब, सबसे पहले मैं आपके सामने ये सवाल रखूँगी कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का शोर जो है वो अभी थमा नहीं है और आज 28वीं आइनी तरमीम के आने की जो एक पेशगोई है वो की जा रही है। और इस पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, फिर जो हुकूमती मौक़िफ़ है, तो पीपल्स पार्टी आने वाली 28वीं तरमीम को किस नज़र से देख रही है? और वो जो एक हुकूमत का कहना है कि बात होगी सियासी जमातों से, मुशावरत होगी, अभी तो मुसविदा ही तैयार नहीं हुआ है, किसी बातचीत का या किसी मुशावरत का आगाज़ हुआ है आपका? जहाँ तक 28वीं तरमीम है उसके बाद 29 आएगी, 30 आएगी और 1029 भी आ सकती है। आइन का आर्टिकल 239 बड़ा वाज़ेह इस हवाले से कि जब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो तरमीम ला सकती है उसमें। अभी तो हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो एक असम्बली की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है और उसमें हम क्या बात करेंगे कि क्या आने वाला है। यकीनन जो आएगा आवाम की बेहतरी के लिए आएगा, यकीनन जो सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई भी तरामीम आएगी वो यकीनन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके ऊपर मशावरत करके और उसको कोई फैसला करेंगे जब 27वीं तरमीम पे करी है उन्होंने। लेकिन सर, बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से जो एक बात की गई है कि जो अगली तरमीम है वो NFC पर होगी और उनका ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इस पर रजामंदी का भी इजहार किया है, तो इस बात की आप तस्दीक करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों तस्दीक करूँगा। ये सफ़ेद झूठ बोलता है बैरिस्टर साहब इस वजह से कि जब कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई है तो कैसे। और आपको याद होगा बिलावल साहब पहले उनकी मुखालफत कर चुका है और अगर हिमायत करनी होती तो ये तजवीज़ तो 27वीं में भी थी, तो फिर क्यों हटा दिया है? तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस तरह झूठ बोल के मीडिया पे क्या हासिल करना चाहते हैं उसे?
ठीक है, यानी आपका ख्याल है कि जो अभी मुसविदा है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है और अकील मलिक की जानिब से जो एक दावा किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने इस पर रजामंदी जाहिर की है, ठीक है, आप इससे कह रहे हैं कि हम इस बात पर हिमायत नहीं करते हैं, इत्तेफाक भी नहीं कर रहे हैं। अरशद वोहरा साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो आने वाली 28वीं तरमीम है जिसकी एक बाज़गश्त है, मुख्तलिफ हल्कों में इसकी बात भी हो रही है, आप इससे सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, मशरूत हिमायत होगी? क्योंकि बज़ाहिर जो इसमें तजावीज़ दी गई हैं उसकी तो MQM हिमायत करती हुई नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 27वीं तरमीम हुई थी उस वक्त जो MQM का मेन एजेंडा था दैट वाज आर्टिकल 140A। अब आर्टिकल 140A के लिए ये हुआ कि वो ज़ाहिर टेबल हुई, कमेटी में गई, लेजिस्लेटिव कमेटी में गई, वहाँ पे इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन समहाउ पीपल्स पार्टी के कुछ इश्यूज थे और वो जो है इस वजह से जो है 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी 2 दिन की दोनों स्पीचों में, बल्कि आखिरी दिन तो स्पेसिफिकली उन्होंने खड़ा होकर स्पीकर साहब से इजाज़त लेके उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 140A पे हम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली जो भी तरमीम होगी उस तरमीम का उसको हिस्सा बनाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है तरामीम आने का, बिल्कुल मंदुखेल साहब ने सही कहा कि तरामीम जो है वो विद 2/3 मेजॉरिटी डेफिनेटली, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री तरामीम इसीलिए लाई जाती हैं। 73 का आइन जब बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया था उसके बाद उन्हें भी प्रॉब्लम्स आई थी और उन्हीं के दौर में आइन बनने के फौरी बाद ही जो है उसमें अमेंडमेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो ये अमेंडमेंट्स जो है ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। MQM के पास इस हवाले से कुछ तजावीज़ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो MQM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी को भी खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नए सूबों की तश्कील के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से। तो इस हवाले से जो MQM है वो क्या सोच रही है? अगर हुकूमत साथ बैठती है, सियासी जमातों से बात करती है, MQM से बात होती है, तो आप क्या तजावीज़ उनके सामने रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट पिछले 17-18 सालों से तकरीबन जो है इस सूबे पर है और हमारे इख्तलाफात उनसे सिर्फ इसीलिए हैं कि उनकी गवर्नेंस पे हमें एतराज़ हैं। उनकी जो गवर्नेंस है, उनका गवर्नेंस का जो लेवल है, हम उससे खुश नहीं हैं। हम खुश नहीं है क्या? MQM खुश नहीं है क्या? मैं समझता हूँ कि अर्बन एरिया की तमाम आवाम खुश नहीं है। अर्बन एरिया के अलावा मैं समझता हूँ कि रूरल की भी खुश नहीं होंगी। देखें, डिलीवरेंस नहीं हुई है, आपको मानना पड़ेगा। आप उस शहर को, कराची को, जिसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक बैकबोन है, उस शहर की आज सड़कों का, गलियों का हाल देख लें, कचरे का हाल देख लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम देख लें। देखें, पानी जो है इस शहर के शहरियों को K2B जो है फारूक सत्तार के दौर में मिला, K3 जो है मुस्तफा कमाल के दौर में मिला और K4 जो है पैड में चला गया। दूसरा इशू देखें, कराची के मास्टर प्लान को जो अभी पीपल्स पार्टी ने एक मास्टर प्लान बना के पेश करने की कोशिश की जिसको कोर्ट ने रोका है फिलहाल। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं ये समझता हूँ ठीक है मास्टर प्लान्स बनने चाहिए। एक मास्टर प्लान MQM ने भी बनाया था 2008 में 2020 के नाम से। अनफॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया, उसका कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गया वो। और इवन ये कि KMC में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो होता था। सर, जो पीपल्स पार्टी ने MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि MQM जो इस तरह के बयानात दे रही है वो सिर्फ एक मुर्दा सियासत को जिंदा करने की एक कोशिश है, इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ वो अपनी एक सियासत को जिंदा करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाकर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा MQM के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करती है और उन्होंने हमेशा यही किया है। देखिए, MQM किसी डिवीजन की बात नहीं करती। आज अगर आपने कराची शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ होता, आज कराची शहर की ट्रांसपोर्ट जिसको आप जो है चंद बसें लाते हैं, कभी 100 बसें आ गई, 200 बसें आ गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है, अभी शायद 2 महीने भी नहीं हुए उसको, उसमें वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन दी है कि कराची रिक्वायर्स 15,000 बसेस। अब कहाँ 15,000 बसें, कहाँ 200 बसें? आज
भी जो है इस शहर का मजदूर मिनी बस की छत पर बैठकर सफर कर रहा है। और आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाएं, वहां मजदूरों को देखें तो बसों की छतों पे आपने जो है कोई ग्रीन लाइन आज तक आपकी इनकम्प्लीट है। आपने जो है यूनिवर्सिटी रोड खोदे हुए 4 साल हो गए। यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में रहने वाले लोग जो हैं वो आज डस्ट की वजह से एलर्जीज और बीमारियों का शिकार हैं। आपने करीमाबाद अंडरपास एक बनाने के लिए खोदा, आज उसको 2 साल हो गए, उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सोच रही है क्या हिकमत अमली है, किस तरह से ये जो मसाइल हैं हल किए जा सकते हैं, इस पर आगे चलकर मैं आपसे बात करूंगी। हमाद साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो 28वीं तरमीम आनी है उसकी बाज़गश्त है, फिर उस पर जो NFC का मामला है, हुकूमती मौक़िफ़ है, MQM के मुतालिबात हैं, पीपल्स पार्टी जिन चीज़ों पर एग्री नहीं हो रही है, NFC का मामला है या नए सूबों का क़याम है, आने वाली जो 28वीं तरमीम है इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? और जैसे कि हमने देखा था 27वीं तरमीम हुकूमती मौक़िफ़ तो ये था कि अभी नहीं आ रही, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक 27वीं तरमीम आई, मंजूर भी हो गई और अब 28वीं तरमीम आने की बाज़गश्त है। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 28वीं तरमीम जो भी आएगी तो जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो उन्हीं की जमहूरी खिदमात हैं, जो उनका मैंडेट है, जिस तरह वो पार्लिमान को चला रहे हैं, जिस तरह वो जमहूरी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिस हुकूमत ने 26वीं तरमीम को पास किया था, जिस हुकूमत ने 27वीं तरमीम को पास किया था, जो हुकूमत एक सूबे के मैंडेट को तस्लीम करने पर तैयार इस हद तक नहीं है कि वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाए, तो फिर उस हुकूमत से हम ये भी तवक्को रखते हैं कि 28वीं तरमीम को भी पास कर लेंगे। जिस तरह उनके पास आएगा तो उसी तरह वो पास करके खिदमात अंजाम देंगे। लेकिन उससे मुल्क का कुछ मसाइल भी हैं। यानी अगर सूबों की तकसीम का मामला है तो 12 करोड़ का पंजाब है, क्या मुस्लिम लीग वाले इस पर राजी हो जाएंगे कि मरियम नवाज जो 12 करोड़ सूबे को लीड कर रही है वो 4 करोड़ पर महदूद हो जाए या 3 करोड़ पर महदूद हो जाए? इसी तरह सिंध का मामला है, क्या पीपल्स पार्टी इस पर एग्री कर जाएगी कि हैदराबाद और कराची जैसे शहर उनके हाथ से निकले और वो दादू, शिकारपुर और लाड़काना जैसे अजला तक और देही सिंध तक महदूद हो जाए? तो इनको अपने सर्वाइवल का मामला भी दरपेश है, दोनों जमातों, बड़ी जमातों को। एक तरफ तो ये जमातें फंसी हुई भी है, दूसरी तरफ उनको अपने सर्वाइवल का खौफ भी है कि हमारे हवाले से, क्योंकि सिंध पर 1970 से तकरीबन पीपल्स पार्टी रूल करती रही। इसी तरह 1988 से बल्कि 85 से शरीफ फैमिली की हुकूमत रही है। अब अगर नए सूबे बने तो फिर इनकी जो लेगेसी है, जो पॉलिटिकल लेगेसी है, जो कंटिन्यूटी है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम बहुत हद तक खत्म कर रह जाएगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है हमाद साहब की, उन्होंने जिन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया है, अगर ये जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सिंध में जो मसाइल हैं, कराची में जो मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी वैसे तो वाज़े तौर पर नज़र आती है कि वो नए सूबों के क़याम के हक़ में क़तई नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास रोड मैप क्या है? ऐसा कौन सा प्लान है कि गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? जो हमारे अरशद वोरा साहब ने जो चंद बात की कि मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 140A है क्या? बल्दियाती इंतखाबात कराना, बल्दियाती इदारों को मजबूत करना, उनको फाइनेंशियली मजबूत करना। तो अरशद वोरा साहब बता दे कि जहां उनका मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर साहब और पीपल्स पार्टी के 17 सालों में आखिरी 7 साल छोड़ के 40 साल में ये मुख्तलिफ हुकूमतों में डिक्टेटर और जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा रहा है, तो इन्होंने कराची के लिए क्या की है सिवाय लाशों का, सिवाय पुख्तनों का कत्लेआम करना, पंजाबियों करना, सिंधियों करना, खुद माजरूम कत्लेआम करना। और ये सारी बातें मैं नहीं करूँ, ये अरशद वोरा साहब का लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब बता रहे हैं कि मैं MQM को ख़त्म करने आया हूँ, मैं इसको वो आया हूँ। और आज उसी MQM का खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ का एजेंट है, आज उसी के परचम तले जो ना वो काम कर रहा है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सवाल ये कि इख्तियारात
क्यों नहीं है? इख्तियारात अगर इन 3 जोन की 40 साल की हुकूमत में और 3 नाज़िम या मेयर मुख्तलिफ नाम थे, उनके साथ साथ उन्होंने कराची को क्या दिए वो कराची की आवाम अच्छी तरह जानते हैं। नियामतुल्लाह खान जमात इस्लामी के जो मेयर थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट छोड़े थे उसके ऊपर फीता जो है ना वो मुस्तफा कमाल साहब कर रहे। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम जो बल्दियाती इलेक्शन में खौफ के मारे इसने हिस्सा ही नहीं लिया और बल्दियाती निज़ाम को चले आ रहे 40 साल को बख्श दो। उसके बाद ये किधर गई है? ये उस सूबे में गई है, उस वज़ीर आला के पास गई मुस्लिम लीग नून के, जो खुद वहाँ बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती तौर पर कराना चाहती है और पिछले 3 साल से करा भी नहीं रही। और फिर वहां लाहौर को 14 टाउन में तकसीम करके मेयरी खत्म कर दिए। क्या एमक्यूएम वही निज़ाम चाहती है कि सिंध में हो? पहले तो ये वाजे कर दे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक दिन मुस्तफा कमाल सन यानी एमक्यूएम पीएसबी विंग जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वही बातें अगले दिन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी विंग जो ना वो वही बातें दोहराती है। तो इनके आपस में दराड़े हैं। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को जो ना बाकी कौमों से लड़ाने के लिए, माजी की तरह एक तरफ नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग का नारे लगाए, फिर मरियम नवाजी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, इन्हीं ने माजूर सुबह और जिनापुर पता नहीं क्या क्या मनसूबे बने। आज एक मतलब फिर माजूरों को, जो अक्सरियत उनके साथ नहीं है, अक्सरियत अगर है तो वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई दूसरों के साथ है, और जो बच्चे कुछ है वो अल्ताफ हुसैन के साथ है। इनके पले तो खक भी नहीं है। ये तो खामखा माजूरों को उकसा के उस तरह लिसानी फसादात करके और उसको अपने वोट बैंक को मजबूत करने पे गए, वरना एमक्यूएम वाले या कराची वाले जानते हैं उन्होंने कराची को लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। सर, मैं अरशद वोहरा साहब की जानिब जाना चाहूंगी। वोहरा साहब, कह दिया गया है एमक्यूएम की जानिब से, जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, कि अगर जो नए सूबों का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी एग्री नहीं होती है तो फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि कानूनी, अदालती, इसके अलावा जो अवामी सतह पर आप क्या प्लान रख रहे हैं? क्या आपने स्ट्रेटजी प्लान की हुई है अगर इस इशू को सॉल्व नहीं किया जाता है? पीपल्स पार्टी अगर नए सूबों के क़याम पर एग्री नहीं होती। और दूसरा हमें यह भी बताइएगा, क्या कोई मुतबादिल ऑप्शन हो सकता है गवर्नेंस को बेहतर करने का अगर नए सूबों का क़याम अमल में नहीं आता, क्योंकि ये तो एक मुश्किल मरहला होगा? देखें, अब आपने मुझे पूरा वक्त देना है क्योंकि आई नीड टू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, और आपके सवालों का भी जवाब देना है, तो यू नीड टू गिव मी टाइम प्लीज। देखें, सबसे पहले तो जो है 40 साल की हुकूमत की बात की, एमक्यूएम के 3 दफा मेयर रहे, ये बातें हुई। एमक्यूएम के मेयर के दौर में ही मैंने आपको बताया है कि पानी कराची को मिला। मुस्तफा कमाल जब मेयर थे उस वक्त में ये कह रहे हैं कि नेमतुल्लाह खान ने जो है डेवलपमेंट का काम शुरू किया था, लेकिन मुस्तफा कमाल के दौर में जो काम हुए तो उस दौर में कराची को दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर बताया गया। आज का कराची जो है वो दुनिया के बदतरीन शहरों में में दूसरे नंबर पर है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 140 है, बिल्कुल है। एमक्यूएम ये कह रही है, इसको डिफाइन करें, क्योंकि इन्होंने 5-5 साल तक, एक बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई उसके बाद 5-5 साल तक पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर हुकूमत चलाई है। आज ये मुर्तज़ा वहाब जो है, इनको 2 या 3 साल नहीं हुए, इनको 5 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि उससे पहले ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि 5 साल में इनका मेयर को चांस मिला पहली दफा। एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। एमक्यूएम ने बाइकआउट क्यों किया? एमक्यूएम जो है डिलिमिटेशन पे एमक्यूएम के एतराज़ात थे, और ये वक्त ने साबित किया, तारीख में लिखा जाएगा कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है और डिलिमिटेशन की डिमांड की है। वही इलेक्शन के फौरन बाद डिलिमिटेशन होती है और कराची की 53 यूनियन काउंसिल्स नई ऐड होती हैं। ये 53 यूनियन काउंसिल जो है गुजरांवाला और फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल के जितनी है, तो ये एमक्यूएम को ही क्रेडिट जाता है कि इतनी सारी 53 यूनियन काउंसिल जो है बाजियाब करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें रिजॉल्व हुई हैं एंड यू विल सी इट वेरी सून। दूसरी बात ये, जब ये बात करते हैं सूबों की, देखें पाकिस्तान बनने के बाद 4 सूबे थे, आपने जीबी को भी ऐड कर दिया, बट द थिंग इज के पाकिस्तान बनने से पहले और जिस वक्त पाकिस्तान बना है, हिंदुस्तान भी उसी वक्त बना है। आज अफगानिस्तान में तकरीबन 30 से 35 सूबे हैं। इंडिया के अंदर उस वक्त जो सूबे थे आज उससे 3 टाइम्स ज्यादा सूबे बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में जितने सूबे थे उससे ज्यादा हो गए, क्योंकि देखें पॉपुलेशन
जो है ना, आपको चीजों को डिवॉल्व करना है, आपको एक्यूमुलेट नहीं करना। आप चाहते हैं कि हम एक्यूमुलेट करके रखें। अब अगर आप सूबों की बात करते हैं, सूबे ये कहते हैं नहीं बनेंगे। कराची फाइनेंशियल हब है पूरे पाकिस्तान का, 68% रेवेन्यू देता है। 300 बिलियन कराची जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 300 बिलियन हर साल दे रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ये कराची पे खर्च किया हो रहा है, ये आपके सामने है। और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे लूज करेगी कराची और हैदराबाद को? तो फिर ठीक है, इसका देयर आर अल्टरनेट्स। दुनिया के 15 से 17 मुल्कों में एक से ज्यादा कैपिटल्स हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आपको नेदरलैंड की मिसाल देता हूँ। ऑल्टरनेट क्या है? फिर एमक्यूएम क्या सोच रही है अगर ये मामला इस तरह से हल नहीं होता है? ऑल्टरनेट बताने से पहले उसका ग्राउंड तो बना लेने देना मुझे। मैं बता तो दूं कि दुनिया में और कितनी मिसालें हैं। मैंने आपको नेदरलैंड का भी बता दिया, श्रीलंका का भी जवाब लेना है। देखिए मैं आपको बताऊं, द ओनली सोल्यूशन, अगर आप सूबे नहीं बनाते तो कराची शुड बी डिक्लेयर्ड फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी कराची को डिक्लेयर करें और ये फेडरेशन के अंडर में होना चाहिए। फेडरेशन इसको बनाने की, इसको चलाने की और इस पे जो है खर्च करने की, इसको डेवलप करने की, इसकी गवर्नेंस की, इसको एडमिनिस्ट्रेट करने की जिम्मेदारी ले। ये दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपने बताया। मंदोखेल साहब, जो सॉल्यूशन अभी बताया गया उनकी जानिब से, आप इस पर एग्री हैं और आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी? सवाल ये कि आप इशू पे बात करें, जरूर आप आर्टिकल 140 के ऊपर बात कर सकते हो। आप जो एनएफसी में जो वफाक को पैसे कम है, जरूर उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। एनएफसी अवार्ड कम नहीं किया जा सकता है, मगर आप सुबह से पैसे मांग सकते हो कि जो हिंदुस्तान का जंग है या अफगानिस्तान के लिए, इस पे बात हो सकती है। लेकिन ये क्या बात हो गई है? लेकिन सर इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि सिंध में मसाइल हैं और जो कराची एक मुआशी हब है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है। तो पीपल्स पार्टी इस पर कर क्या रही है? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, ये तो हम सबके सामने है सूरत हाल जो है। ये जो अरशद वरासा बता रहे वर्ल्ड बैंक का 15,000 बसें चली है और सिंध हुकूमत ने 200 चलाई है, तो क्या 200 ही बसें चल रहे और कोई बस नहीं चल रहा है? वो तो टोटल रेशो बता रहा है कि यहाँ जो प्राइवेट बसें चल रहे हैं वो शुमार नहीं होंगे। नंबर एक, अब मुझे वरासा मुझे बोलने देना, अब मेरी बारी है ना, मुझे मौका तो दे। दूसरी बात मेरी बहन जो आपने की है कराची, मैं ना बोलूं। दूसरी बात ही है कि कराची अगर इतनी बुरा शहर है, कराची अगर इतनी बेकार शहर है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची क्यों आते हैं? इस हवाले से मजीद भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वॉरा साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी कि नए सूबों को जो एक मुतालिबा है, यकीनन ये कहना आसान है लेकिन करना चले नामुमकिन ना सही, लेकिन मुश्किल ज़रूर है क्योंकि एक इंतज़ाम बनाना, उसको चलाना एक मुश्किल काम है। और वैसे भी हमने देखा है कि एमक्यूएम जो है वो इख्तियारात की निचली सतह की हामी रही है कि इख्तियारात निचली सतह तक अगर मुंतकिल होते हैं तो मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर ये हो जाता है तो फिर आप समझते हैं कि अवामी मसाइल हल हो जाएंगे और जो नए सूबों के क़याम का एमक्यूएम का मुतालिबा है वो कुछ चेंज हो सकता है? बिल्कुल। अभी मेरे भाई ने, कादिर भाई ने बात की कि कराची जो है वो माँ है, कराची सबको पालता है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कराची तो पूरे पाकिस्तान की माँ है, कराची सबको पालता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची में तमाम सूबों से लोग आते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी एमक्यूएम से, सोहराबगोड से एमक्यूएम का पठान जीता हुआ है। आज इसी एमक्यूएम में हजारवाल की खातून जीती हुई हैं। आज इसी एमक्यूएम में सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है। तो ये एमक्यूएम तो इस कराची शहर में जो लोग आके बसे रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन सबको ओन करती है और वो सब भी एमक्यूएम के झंडे तले हैं। दूसरी बात ये कि देखें, आप कहते हैं ये सूबों की डिमांड ना करें, चलें। आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा कि इस शहर में तमाम लोग आकर रहते हैं, तो फिर आप एक दिन एक काम करें, इस शहर में कर्फ्यू लगा के जो तरीक़ाकार दुनिया में मौजूद है, आप इस शहर के एक एक शख्स को गिन लें।
जब ये शहर 4 करोड़ और 4.5 करोड़ की आबादी गिनी जाएगी, क्योंकि जितने लोगों की ये बात कर रहे हैं वो आकर अपने आप को यहाँ गिनवाते नहीं है, वो आकर अगर अपने आप को गिनवाना शुरू कर दें इस शहर में, तो फिर इस शहर को पता हो कि उसकी जो है सड़कों की, उसके पानी की, उसकी बिजली की, उसके सीवेज लाइन की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है इस शहर की। आप आज अगर 2 करोड़ 5 लाख और 6 लाख पर अगर लोगों को गिनते हो और रिक्वायरमेंट उससे आप उसकी 2 करोड़ लोगों की पूरी नहीं कर रहे हो, तो 4-5 करोड़ की कैसे पूरी करोगे। जिस दिन आपने इस गिनती को गिन लिया, MQM जो है अपने सूबे की डिमांड से हट जाएगी और फिर उस दिन सूबे की डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही होगी। ठीक है, मंदुखेल साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो वोरा साहब बड़े खुशफहमी में हैं कि सोहराब गोड से पठान जीता है। वो पठान किस तरह आप लोगों ने लेके और किस तरह आपने फॉर्म 47 के जरिए जिताया, वो गवर्नर साहब की और मुस्तफा कमाल साहब की वीडियो मार्केट में मौजूद है, जो ने कहा कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया है। जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब 3800 वोट पे MNA बनाए हैं, वो भी पूरा बल्दिया को पता है, पूरा कराची को पता है। बाकी रह गई ये सूबों की बात। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिस सूबे ने, जिस सिंध असम्बली ने पाकिस्तान बनाया, उन्हीं को टुकड़े करने पे तुले हुए। जिस सूबे जो कराची शहर पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था, उसको टुकड़े करने पे तुले हुए। सिर्फ इस बात पे कि हमारी चौधराहट कायम रहे। मैंने कहा ना कि पूरा पिंड में मर जाए, मुस्तफा कमाल चौधरी नहीं बनना है। ये तो लिख ले मेरी बात, ये अल्फाज लिखते। सवाल ये, आपने अगर बात करनी है मसाइल का, तो आप पीपल्स पार्टी के साथ वैसे आप जमाने से इत्यादी रहे। सिंध हुकूमत में 10 साल आप थे, 17 साल में जो 10 साल आप इत्यादी थे, टॉप की मिनिस्ट्री आपके पास थी। 40 साल में 10 साल पीपल्स पार्टी के और बाकी जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों समेत आपने 40 साल शहरों पे हुकूमत की और टॉप की मिनिस्ट्री आपके पास थी। आज भी अगर आपको नजर आ रहे हैं कि मसाइल है, तो आपके पास वफाकी वजारतें हैं 2, आपके पास गवर्नर है, तो लिया है ना शहबाज शरीफ साहब से फंड। मुस्तफा कमाल साहब तो 1 रुपए नहीं लाए। मैंने 22 महीने की MNA शिप में 14.5 अरब रुपए वफाक से लिए फंड, 14.5 अरब रुपए, 50 करोड़ सिर्फ सिंध हुकूमत ने मुझे दिया है। तो ये क्वालिटी मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर होना चाहिए, बातों के अलावा काम की भी क्वालिटी होनी चाहिए। तकरीर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बल्दिया के लोग तो याद करते हैं। सवाल ये है कि ये सारी जो हरबे आप इस्तेमाल करे हो लड़ाने वाली, ये आप अगर बातचीत पे सर्व कर ले तो आप काम ला सकते हो। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वफाक फंड दे। K4 मंसूबे की जो आपने बात की, K4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है और इस साल भी वापडा ने 40 अरब मांगे, वफाकी हुकूमत ने 3 अरब दिए, तो तनख्वाह भी निकल जाएगी। K5 मंसूबा मैंने तरतीब दी है खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, जो मेरा और मुस्तफा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का हल्का एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए, बोले पैसे नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का अगर आप समझते हैं लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, अगर बल्दियाती इंतखाबात के जरिए मसाइल हल किए जाते हैं, तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और क्या इस पर आप MQM के साथ बैठने को तैयार हैं? क्योंकि इस तरह अगर पीपल्स पार्टी और MQM दोनों की जानिब से ही एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और यही अगर रविश चलती रहेगी, तो जो अवामी मसाइल हैं वो नज़रअंदाज हो भी रहे हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। फिर मेरी बहन, आप मुझे एक बात बता दें कि MQM मसाइल से पहले गालियां देते हैं, तो फिर कौन इसके साथ बैठेंगे? वो पहले धमकियां देते हैं, हम वो रास्ता इख्तियार कर लेंगे, सुबह बना लेंगे 18वीं। तो भाई आप मसाइल की बात करें या धमकियां क्यों दे रहे हो ना, और किसको दे रहे हो धमकियां? वो आपका धमकियों वाला टाइम गुजर गया, ठीक, अभी आपके पले कुछ भी नहीं है। सवाल ये कि मसाइल पे बात कर ले। पीपल्स पार्टी क्यों भागेगी मसाइल से? पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि MQM के जो MNA MP है वो उनके साथ मिलके वो वफाक से पैसे ले। मरियम बीबी को जो ना पिछले 3 महीने पहले जो एकाडेमिक का मीटिंग हुआ था, उसमें 1258 अरब रुपए मंजूर हुए, सारे के सारे पंजाब को दिए, 1 रुपए सिंध को नहीं दिए, 1 रुपए बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा को नहीं दिए। पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे के नखरे चल रहे, पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। तो MQM के 2 आवाज उठा लेना इसके ऊपर कि बाबा ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध आपको दे रहे हैं, कराची आपको दे रहे हैं 70% रेवेन्यू, जिसमें से 34% पंजाब को जा रहा है, तो कुछ हमें भी दें, कुछ इस शहर को भी दें। तो इन सारी बातों का मेरी बहन मैं ये कहता हूँ कि ये मुज़ाकरात से, बातचीत से होती है, धमकियों से नहीं होती है कि 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे, सुबह बना लेंगे। बना के दिखाओ ना। 74 हमारे MNA, 26 हमारे सेनेटर हैं, वोरा साहब आपने गुफ्तगू सुनी मंदुखेल साहब की, वो कह रहे हैं कि धमकियां क्यों देते हैं, बैठ के बात करें, बैठ के इन मसाइल पे बात हो सकती है तो बेहतर तरीके से हल होंगे। चलिए सवाल मैंने उनके सामने रखा जी।
मुझे ये बताइए धमकियां कहाँ दी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मुस्तफा कमाल साहब ने इनके घर से कोई बकरी वकरी चुरा ली है, क्या है? मतलब ये कि इलेक्शन हारे, पहले ये जीते भी थे फिर ये हार भी गए। अब इन चीजों को देखें, इन चीजों में पढ़ना बेकार है। मैं तो एक क्लियर बात जानता हूँ, देखें K4 की जब इन्होंने बात की, K4 तो इनके पास, देखें मुस्तफा कमाल तो 2010 में जो है K4 का मंसूबा देकर चला गया था। 25 अरब का प्रोजेक्ट था, सिंध गवर्नमेंट चाहती अपने पैसों से खत्म कर सकती थी इसको। उन्होंने आज कितने साल हो गए अभी 125 अरब का हो गया। वजारत है उनके पास, क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे सिंध के मसाइल के लिए, कराची के मसाइल के लिए? अब मैं देखें, अब आप मुझे बोलने तो दें प्लीज। ये जितने पैसे ये जो अभी पिछले 2 सालों में आए ना K4 के लिए, अगर कोई सवाल आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी ना। ओके मैडम, लेकिन कैन आई आंसर यू प्लीज? देखिए K4 के लिए जितने पैसे आए हैं ना, ये MQM की डिमांड पे आए हैं। पीपल्स पार्टी के एजेंडे में, फेडरल गवर्नमेंट में कहीं K4 के पैसे का जिक्र नहीं था। 66 अरब रुपए PSDP के जो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं वो रूरल सिंध की डेवलपमेंट के लिए लिए हैं। मैं तो खुद फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे पता है 66 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PSDP से लिए हैं रूरल सिंध की डेवलपमेंट के, जबकि NFC अवार्ड से हिस्सा मिलता है। मैं ये समझता हूँ NFC अवार्ड को रीएड्रेस होना चाहिए। ये बात करते हैं मेरे भाई कि आर्टिकल 140A को जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आर्टिकल 140A अगर इम्प्लीमेंट होता आज, तो उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में इनसे पूछ लें, इन्होंने जो है NFC अवार्ड तो हुआ, यहाँ पे PFC अवार्ड क्यों नहीं हुआ? PFC अवार्ड की एक मीटिंग भी नहीं हुई। आपने क्या फाइनेंसेस को निचली सतह तक मुंतकिल किया? आपने नहीं किया। 22,000 अरब रुपए आपको मिले इन 17 सालों में NFC अवार्ड की वजह से। NFC अवार्ड जिस वक्त 15 साल पहले डिजाइन हुआ था, उस वक्त की डेमोग्राफी डिफरेंट थी, उस वक्त की जियोग्राफी की डिफरेंट थी, उस वक्त की पॉपुलेशन डिफरेंट थी। NFC अवार्ड जो है वो 80% पॉपुलेशन पे है। आज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है KPK का 3.5% चला गया है और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का 2.5% है। इट नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड, क्योंकि आप 80% जो है सूबों को दे देते हो NFC अवार्ड में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो देखें, एवरीथिंग नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड। 18वीं तरमीम बनाई गई थी, 18वीं तरमीम 15 साल पहले उस वक्त की जरूरत के हिसाब से बनी थी। कोई तरमीम रोल बैक नहीं होती, नई तरामीम आती हैं, नई तरामीम चीजों को बदलती हैं। We need to readdress NFC award. We need to readdress Article 140A की अमेंडमेंट अगर आप ले आए। देखिए सारी मल्टीपल चीजें नहीं है, आप 140A को एड्रेस करके उसको इम्प्लीमेंट कर दें 28वीं तरमीम में, ठीक है। हम बात ही नहीं करते NFC की, हम बात ही नहीं करते सूबों की। आप करें तो सही ना। और ये हम सिर्फ कराची के लिए कोई थोड़ी डिमांड कर रहे हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि NFC अवार्ड जो है वो 28वीं तरमीम में 140A को डिफाइन करें। तो ये गिलगित से लेके कराची तक, क्वेटा से लेके आपका खैबर पख्तूनख्वा तक, ठीक है वोरा साहब, वक्त जरा कम है। फायदेमंद है। काली साहब, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो गुफ्तगू की है वोरा साहब ने? देखिए पहली बात तो वोरा साहब आप गूगल में मुकम्मल चेक कर रहे हैं, आर्टिकल 140A में कोई NFC का जिक्र नहीं है अवार्ड का, ठीक है। मालियाती पोजीशन है इस वक्त सिर्फ सुई केस की कटिंग के मत में। सुन ले भाई, सुन ले वरा साहब, ऐसा ना करे। 14 अरब रुपए सिर्फ गैस कटिंग की मद में कराची को मिल चुका है। वो कहाँ पैसे उनका तो है नहीं, नाउ टाउन जमा इस्लामी के पास है। बाकी अरशद वोरा साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने मेरी बकरी नहीं चोरी की है, NA 240 की बकरी चोरी की है। बल्दिया वाले उसको ढूंढ रहे, सियासी FIR कटी हुई इसके खिलाफ। पठान कॉलोनी वाले ढूंढ रहे, मेट्रोल वाले ढूंढ रहे, लेबर स्क्वायर वाले ढूंढ रहे, एहतियात टाउन वाले ढूंढ रहे कि भाई जो हमारी बकरी आपने चुराई है वो कहाँ है। तो सवाल ये है कि मुस्तफा कमाल साहब को बता दे, कराची को छोड़िए, सबसे पहले अपने पे तो खर्च करे। मैंने था वो भी मुख्तसर वक्त के लिए मैंने 14.5 अरब रुपए लिए वफाक से। आप 2 रुपए क्यों नहीं ले सकते? शहबाज शरीफ साहब आपको ट्रक की पत्ती के पीछे लगा। और अरशद वोरा साहब, वक्त ज़रा कम है, बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगी। और इस पहले प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ हम्माद हसन सीनियर तज्ज़ियाकार भी मौजूद थे। इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सियासत की जाती है, लेकिन इन तमाम मसाइल के अंदर जो आवाम का मसला है वो कौन हल करेगा, आवाम किसकी जानिब देखें, ये बड़ा अहम सवाल है जो कि हमारे जहनों में आज भी मौजूद है। आज के शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।